नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल फसाना टैब में। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। आइए सुनते हैं मृदुला गर्ग द्वारा रचित उपन्यास उसके हिस्से की धूप का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज़ में। एक बार फिर वह उसी रास्ते चल दी जिसे कुछ देर पहले अर्ध सम्मोहन की स्थिति में उसने पार किया था, पर अब अनायास इधर उधर के ख्यालों में खोकर बसीभूत होने की गुंजाइश नहीं थी। मधुकर साथ था और बराबर बोले जा रहा था दिलचस्प बातें प्रोफेसर ह्यूम के बारे में। उसकी आवाज़ जितनी आकर्षक है उतनी ही ओझपूर्ण। जब वह उत्साह के साथ बोलता है तो श्रोता के लिए उसकी अवहेलना करना असंभव हो जाता है। प्रोफेसर ह्यूम भी कमाल का आदमी है, वो कह रहा था। इतना प्रख्यात प्रोफेसर और इकोनॉमिस्ट है, मगर हरकतें बिल्कुल बच्चों जैसी। पता है, कितनी बार बात करते करते मैंने देखा वो मज़े से बैठे ऊँघ रहे हैं। अच्छा, मनीषा ने कुछ कहने के लिए पूछ लिया। बहुत प्रसिद्ध है प्रोफेसर ह्यूम। उत्तर में उसे दिलचस्पी नहीं थी। प्रसिद्ध? मधुकर जोश में आकर बोला, अरे वह अकेला आदमी है जिसने भारत जैसे पिछड़े देशों की अर्थव्यवस्था को सचमुच समझा है। धनाढ़ अमेरिका के नहीं, एक पिछड़ी देश के नज़रिए से। और फिर वह अर्थशास्त्र की दलीलों को हमारे खसूट बुद्धिजीवियों की तरह हवाई पतंगों में बात कर नहीं उड़ाता, ठोस बात करता है। समझता है कि इस देश की आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए सामाजिक बदलाव की कितनी और कहाँ आवश्यकता है। विलक्षण बात है कि एक अमेरिकी भारत के मनोभावों को किसी भारतीय से अधिक नज़दीकी नज़र से देख समझ रहा है ना? हाँ, मनीषा ने अपनी ओर से प्रश्न फेंका गया जानकर कहा। उसकी उदासीनता ने मधुकर के भावावेश से बाधा डाली। नाराज होकर वो बोला, हाँ, बस यही है कहने के लिए तुम्हारे पास। तो क्या करूं, ताली बजाऊं? नहीं, व्यंग कसो। उफ। एक लंबी सांस थी से मनीषा कुछ और कहने को उद्यत हुई कि मधुकर बोल उठा, अच्छा छोड़ो, जानता हूँ तुम्हें अर्थशास्त्र में कोई दिलचस्पी नहीं है। खैर, मैं ये कह रहा था, प्रोफेसर ह्यूम बहुत सरल प्रकृति के आदमी हैं। बूढ़े भी हो चले हैं। पता है आज क्या हुआ? हम लोग उनके होटल के बरामदे में आराम कुर्सियों पर बैठे जोश खरोश से बातें कर रहे थे। अच्छी धूप निकली हुई थी और माहौल खूब आरामदेह। मैं उन्हें बतला रहा था कि अगर हमारे राजनीतिज्ञ भी उनकी तरह सोचने लगे तो हम कितनी जल्दी प्रगति कर सकते हैं। सहसा मुझे लगा जैसे मैं अपने आप से बोल रहा हूँ। मैं वाक्य को बीच में छोड़कर चुप हो गया। प्रोफेसर ह्यूम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मैंने झुककर देखा, वो आंखें बंद किए मजे से आराम कुर्सी पर सोए पड़े हैं। मुझे भी क्या शैतानी सूझी। मेरी कुर्सी के पास ही गार्डेनिया की बेल लटक रही थी। मैंने एक तिनका तोड़कर आहिस्ता से उनकी नाक को छुआ दिया। बिना हड़बड़ाए उन्होंने आंखें खोल दी और इत्मीनान से बोले, चाय रख दो। जरूर उनकी बीवी रोज उन्हें इसी तरह से नाक में तिनका डालकर जगाती होंगी। क्या ख्याल है? और मध पर ठहाका मार कर हंस पड़ा। ठहाका मनीषा ने भी लगा दिया, और उधार सा, जबरदस्ती का। वो पूरे जहन के साथ उस वक्त जितेन की चुप्पी याद कर रही थी। नाव के दोनों चप्पू मधुकर के हाथों में थे। वे एक साथ पानी में पड़ते, एक साथ पानी से निकलते, एक साथ ऊपर उठते और दोबारा पानी में गिर जाते, एक साथ। मधुकर के नाव खेलने में निपुण सामर्थ्य नहीं, कला भी थी। न केवल दोनों चप्पुओं की संगत में मधुर समरसता थी, बल्कि एक के बाद एक पड़ रहे उनके आघात में भी लयानुगति थी, जो पानी की कलकल से मिलकर मृदु तराने के रूप ले रही थी। ऊपर से शीतल मधुर बयार। रोमांस के लिए और क्या चाहिए? सामने की सीट पर उम्मीदी सी पड़ी मनीषा दृश्य को भोग रही थी। क्या शानदार मौसम है ना? मधुकर ने चप्पुओं की लय को बनाए रखते हुए पूछा। मनीषा चौंकी, फिर साड़ू का पल्लू अपने चारों ओर लपेटते हुए बोली, ठंड है। ठंड? मधुकर ने सिर झटक कर कहा, ठंड कहाँ है? एकदम ठीक मौसम तो है, न गर्म न सर्द। मुझे तो ठंड लग रही है। पहली बार संगीत में व्याघात हुआ। मधुकर ने एक हाथ रोककर स्वेटर के बटन खोल डाले और उसे निकाल दिया। बोला, पसीना आ रहा है। वह तो नाव चलाने के कारण है ना। एक चप्पू तुम भी ले लो। मुझे ठीक से चलाना नहीं आता। सीखोगी तभी तो आएगा। मैं थक रही हूँ। ठीक है, मधुकर भड़क गया, भाड़ में पड़ो। पर ठंड ठंड मत चिल्लाओ।
ऐसी सीट नहीं पड़ रहा है, ऐसा ही था तो घर से कोट पहन कर निकलती। जरूरी है कि जब तुम्हें ठंड लगे तभी औरों को भी ठंड लगे, और जब तुम्हें गर्मी लगे तभी उन्हें गर्मी। और तुम्हारे लिए जरूरी कि जब भी कहीं बाहर निकलो झगड़ने लगो। पर मैंने तो कोई झगड़ा नहीं किया। अच्छा बाबा, नहीं किया। अब बोलो, आगे चलना है या वापस? वो बहुत नाराज लग रहा था। उसने चाहा बात को आगे ना बढ़ने दे, कह दे अच्छा लग रहा है, आगे चलो। पर पूरी बात सोचने समझने से पहले ही आदतन कह उठी, जैसा तुम चाहो। तब चलो वापस, मधुकर ने तेजी से कहा, और उतनी तेजी से चप्पू मारने लगा। अब उसके नाव खेने में महज वेग था, कार्य दक्ष वेग। चप्पू अब भी एक साथ पड़ निकल रहे थे, पर इतनी तेजी से जैसे मूसल बरस रहे हों। पानी की कलकल उनके प्रहारों के नीचे दबकर सिसक रही थी। कटता जल उछल उछल कर प्रतिवाद कर रहा था। चप्पू चीख चीख कर संगीत शोर में बदल गया था। तीर की तरह दौड़ रही नाव की वो खेते खेते एक बार बीच में हाथ रोककर उसने कमीज से बटन खोल डाले। पर उस क्षणिक विराम से उसकी चित्कार करती द्रुत गति में कोई अंतर नहीं आया। चप्पू से चोट खाकर अंजलि भर पानी मनीषा की गोद में आ गिरा। वह सियर उठी पर कहा कुछ नहीं। वह एकटक मधुकर को देख रही थी। कमीज के खुले बटनों के भीतर से जागती उसकी मांसल गर्दन और चौड़ी छाती पसीने से सराबोर थे। गोरा मुंह लाल पड़ा हुआ था, कुछ नाव खेने के श्रम से और कुछ उस पर आए क्रोध से, और छोटी पर तीक्ष्ण आंखें एकदम स्याह पड़ गई थी। उसे याद आया, उसकी ये काली पुतलियाँ हमेशा से उसकी विभिन्न मनस्थितियों का चित्रण इतनी सूक्ष्मता से करती आ रही। वह हंसता है तो नीली झील सी तैरती बत्तखों सी दिखाई पड़ती हैं। प्यार करता है तो तूफानी नदी पर खेलती सफल नाविकों की नावों से प्रतीत होती हैं। क्रोध करता है तो ताजे टूटे कोयले सी चमक होती हैं। जैसे अब लगता है दिया सलाई की लौ का स्पर्श पाए बगैर ही बबक कर जल उठने को तैयार है। देखते देखते एक झटके के साथ उसे यह भी याद आ गया कि यही वह आदमी है जिसे उसने इतना प्यार किया था कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके साथ निकल पड़ी थी। प्यार किया था उसके इसी उदात्त उत्साह से, सरगर्मी से, जोश से और इस गर्म मिजाजी से भी। याद आया कि उसने कहा था, जो क्रोध नहीं कर सकता वो खुलकर हंस नहीं सकता, गहराई से प्यार नहीं कर सकता। कर्मरत पसीने से तरबतर उसका जो सुगठित शरीर उसके सामने था, उसे भी प्यार किया था, क्योंकि वह इसी गुस्से और हंसी से बना था। इस आदमी में भाव संवेग इतना विस्तृत और गहरा है कि उसके शरीर से फूट फूट कर बहती उसकी विद्युत तरंगें न उसे चैन से रहने देती हैं, न किसी और को। ऊर्जा का ऐसा भंडार है कि वह सोच ही नहीं सकता कि कोई थका भी हो सकता है। जीवन के प्रति इतनी जिज्ञासा है कि वो कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई स्वेच्छा से अकेला भी रहना चाह सकता है। इसी जिज्ञासा, इसी ऊर्जा, इसी भाव संवेग से उसने प्यार किया था 4 वर्ष पहले। इतना ही कि लगा था कि मंजिल मिल गई। फिर क्या हुआ? या अपनी धुन में वो मंजिल से आगे निकल गई, और जब पलटी तो पाया मंजिल बदल गई। या मंजिल नहीं बदली, वह स्वयं बदल गई। या कुछ नहीं हुआ, बस वह ऊब गई और ऊब से चिढ़कर मंजिल में ढहने के आसार ढूंढने लगी। हो सकता है ये तीनों सच हो, या तीनों में से कोई सच ना हो। सच सिर्फ यह हो कि आज वह तरह तरह की कल्पनाएं कर रही है, क्योंकि उसका मन अशांत है। अशांत है क्योंकि वह अभी जितेंद्र से मिल चुकी है और कल फिर मिलने वाली है। कितनी बेवकूफ़ औरत है वह। जितेंद्र क्या कोई अपरिचित है? ये क्या उससे प्रथम भेंट है जो इस तरह तरोताज़ा अनुभव कर रही है, जैसे सफर ने नया मोड़ ले लिया हो? ये तो वही जितेंद्र है ना। नाव किनारे आ लगी। उसकी ओर बिना देखे मधुकर डांट छोड़ बाहर कूद गया। डगमगाती नाव में संभल संभल कर पाँव रखती वह भी नीचे उतर आई। लंबे लंबे कदम उठाता मधुकर तेज चाल से आगे बढ़ चला। भागकर मनीषा ने अपने और उसके बीच का रास्ता तय कर लिया और उसके पास पहुंचकर उसका हाथ थाम लिया। मधुकर ने मुड़कर उसकी ओर नहीं देखा और ना ही हाथ छुड़ाया। उसकी चाल की तेजी में भी कमी नहीं आई। उसका हाथ थामे रहने के लिए मनीषा के लिए जरूरी हो गया कि वह उसके पीछे भागती रहे। सहसा उसे अपने पर, मधुकर पर और इन तमाम बचकाने लड़ाई झगड़े पर हंसी आने लगी। जरा धीरे चलो ना, उसने कहा, वरना लोग समझेंगे तुम मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे भगाए लिए जा रहे हो। मधुकर ने उसके स्वर का हाथ से सुना। मुड़कर उसकी ओर देखा तो बोली, अब छोड़ो भी ये गुस्सा। मधुकर की कदम शिथिल पड़ गए। दोनों साथ साथ चलने लगे। तुम्हारा हाथ वाकई बहुत ठंडा है, मधुकर ने कहा।
कहाँ? उसने कहा। भागते भागते पसीना आ गया। लो, अब गर्मी लगने लगी, उसने कहा और ठहाका मारकर हंस पड़ा। मनीषा भी उसका साथ देती हुई हंस दी। लाओ, तुम्हारा हाथ गर्म कर दो, मधुकर ने कहा और उसके कंधे पर से बांह ले जाकर उसका हाथ थाम लिए। यूं बंधे बंधे चलते मनीषा सहज होने लगी। मधुकर के शरीर की गर्माई उसके शरीर को सहलाने लगी। धीरे धीरे शाम के तनाव के जो अष्टभुज उसे जकड़े हुए थे, एक एक करके अपने नाखून ढीले करने लगे। उसने कल को कल पर स्थगित कर दिया। आज के बचे क्षणों से न केवल समझौता कर लिया, बल्कि उनमें पूरी तरह लीन होने का इरादा भी। ये कहना चाहिए कि बुद्धि लगाकर कुछ तय करने से पहले ही उनमें लीन हो गई। कुछ दूर चुपचाप चलने के बाद मधुकर ने कहा, ठंड के मजे लेने के लिए बस यही 2-4 दिन तो हैं। एक बार दिल्ली पहुंच गए तो फिर गर्मी ही गर्मी है। इस मामले में बेंगलुरु बहुत अच्छी जगह है ना, उसने कहा। सहसा उसके कंधे पर मधुकर की बाह का दबाव सख्त हो गया। चौंक कर उसने उसके चेहरे की ओर देखा। वहाँ चोट की वही स्याह लकीरें उभर आई थी जो कुछ देर पहले उसने जितेन के चेहरे पर देखी थी। पर जहाँ जितेन चोट खाने पर कछुए के समान अपने भीतर जा घुसता है, मधुकर गर्दन निकालकर आक्रमण पर उद्यत हो जाता है। बाह के एक कुपित झटके के साथ उसने उसे अपने से सटा लिया। उसे याद है, उसकी इसी प्रचंड सत्तरी भावना के कारण उसने उसे प्यार किया था। अब भी करती है या करना चाहिए। उसने अपने बदन को ढीला छोड़ दिया और समर्पण की मुद्रा में सिर उसकी आवेशित बाह पर टिका दिया। मन के भीतर उठ रहे सशक्त तर्कों को टालने का इससे बढ़िया उपाय और क्या हो सकता है? उठाकर ले चलूं तुम्हें? मधुकर ने फुसफुसाकर कहा। 2 कदम तो और है, उसने कहा और उसी मुद्रा में टिकी रही। प्रोफेसर ह्यूम से कल बातचीत पूरी नहीं हुई थी। नाश्ते की मेज पर मधुकर ने कहा, आज फिर जाना होगा, लौटते लौटते 4 बज जाएंगे। कोई बात नहीं, मनीषा ने फौरन कहा, मैं मजे में हूँ। जहाँ तक उसका सवाल था, वह सुबह से ही इंतजार कर रही थी कि कब मधुकर ये कहेगा। कल उसकी बातों से आभास हुआ था कि प्रोफेसर ह्यूम से बातचीत अभी बाकी है, पर पूरी तरह निश्चिंत नहीं हो पाई थी कि दूसरी वार्ता आज होगी या किसी और दिन। कई बार सोचा भी कि मधुकर से पूछ लें, पर यह सोच कर रह गई कि कहीं वो यह न समझ बैठे कि वह उससे न जाने का आग्रह कर रही है। वैसे आज सुबह से पूछने के लिए विशेष मौका भी नहीं मिला था। बिस्तर से उठते ही इतनी देर हो गई थी। अब तक का समय छिटपुट दिनचर्या में काम निपटाते निकल गया था। हाँ, उन सब के बीच एक बेकली सी अवश्य बनी रही। पहले जब आँख खुली तो 8 बजे थे। उसने चाय मंगवाकर मधुकर को जगा दिया था और सोचा था कि 9 साढ़े 9 तक तैयार होकर यदि वो भीमताल के लिए निकल गया तो वह आराम से अपने दोपहर वाले अपॉइंटमेंट के बारे में सोचेंगी। पर ऐसा हो नहीं पाया। मधुकर ने उसके हाथ से चाय लेकर पी ली थी। खाली प्याला वापस सिपाही पर रखने के लिए उसे पकड़ा दिया था, पर बिस्तर नहीं छोड़ा था, बल्कि उसे भी वापस खींच लिया था। फिर जब दोबारा आँख खुली तो 10 बज चुके थे। टूरिस्ट हॉस्टल में 10 बजे के बाद नाश्ता देने का नियम नहीं है, वे जानते थे। इसलिए जल्दी जल्दी नहा धोकर खाने के कमरे की ओर चल दिए। फिर भी 11:15 बज ही गया। खाने का कमरा खाली पड़ा था। बस एक बूढ़े बैरे की देखभाल में 2 छोकरे मेजों की सफाई में जुटे हुए थे। कोने में खड़ा जमादार टीन के कनस्तर में फिनाइल का पानी घोल रहा था। मेजों से मेज पोसे हुए हटते ही फर्श की धुलाई करने का उसका इरादा साफ जाहिर था। लगता है आज इनके धोबी के आने का दिन है, मधुकर ने हंसकर कहा। कमरे से उठ रही फिनाइल की बासी खाने की मिली-जुली गंध से मनीषा को उबकाई आने लगी। नाक पर साड़ी का पल्ला रखकर उसने कहा, बड़ी बू है यहाँ। बू कहाँ है? यह तो फिनाइल की गंध है, मधुकर ने ऐसे कहा जैसे फिनाइल कोई राशि इत्र हो। फिर वह बूढ़े बैरे के पास जाकर नाश्ते की फरमाइश करने लगा। सुनकर उसने पास वाले छोकरे के हाथ से लेकर एक दाग लगा मेजपोश वापस मेज पर डाल दिया और रुखाई के साथ बोला, बैठिए। अपनी सामंतवादी नाक से पल्ला हटा दो, बैठकर मधुकर ने कहा। जमादार ने हमारे उठने तक न फर्श धोने का इरादा स्थगित कर दिया है। मनीषा चुपचाप सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी देर में बैरा आकर कुछ जले हुए टोस्ट और ठंडे कटलेट्स उनके सामने रख गया। बस अब गर्मा गर्म कॉफ़ी और ला दो तो काम बन जाए, मधुकर ने इतनी खुशमिजाजी से कहा कि बैरे के खीर भरे मुंह पर भी मुस्कुराहट आ गई। और कॉफ़ी जब आई तो थी भी गर्म। बुरा नहीं है, टोस्ट और कटलेट का टुकड़ा मुंह में डालते हुए मधुकर ने कहा, तुम नहीं खा रही? नहीं, मैं बस कॉफ़ी बन रही, मनीषा ने कहा।
तुम्हें तो किसी 5 स्टार होटल में ठहरना चाहिए, मधुकर ने झल्ला कर कहा। प्लीज़, मनीषा ने इतनी दयनीयता से कहा कि वो आगे और कुछ न कहकर चुप रह गया। वो चुपचाप कॉफ़ी पीने लगी। इस वक्त वो मधुकर से बहस करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वैसे बात उसकी गलत थी। इतने दिनों वो यहाँ आराम से रहती आई थी, सिर्फ आज ही उसे यह माहौल भद्दा लगा था और उसकी वजह थी चारों तरफ फैली बासीपन की गंध। अब लगा इतनी तत्परता से कहाँ गया। उसका मजे में मधुकर को पसंद नहीं आया। यह बात यह है, उसने आगे दौड़ा। आज कहानी लिखने के मूड में हो, तुम्हारे पीछे वहीं करूँगी। लाइब्रेरी में? नहीं, मनीषा ने सहज स्वर में कहा। यहीं बैठकर, तुम लौट आओगे तो घूमने चलेंगे। मधुकर ने कहा। यह आज एकाएक कहानी लिखने का मूड कैसे बन गया? कल क्या कोई खास बात हुई थी? कल कल क्या होना था? उसने कहा। कहकर उसे लगा उसने कल को कुछ ज़्यादा लंबा खींच दिया, उदासीनता का नाटक करने वाले किसी रद्दी अभिनेता की तरह। क्षण भर के लिए मधुकर की पैनी दृष्टि उस पर टिकी रही। लगा उसने उसके असफल अभिनय को पकड़ लिया, पर उसने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। कहा, सुना है पहाड़ों पर कहानियाँ अच्छी लिखी जाती हैं। शायर, उसने हंसकर जल्दी जल्दी कहा। पर मैंने तो अभी तक एक भी नहीं लिखी, इसीलिए सोचती हूँ एक लिख ही डालूं। हाँ, अगर बनी नहीं तो दूसरी बात है, तब गम गलत करने के लिए बाजार चली जाऊंगी। पर घबराओ नहीं, ज़्यादा कुछ खरीदूंगी नहीं, बस यही देखना दिखाना। तो मैं चलूँ? मधुकर अपनी फुर्सी खिसका कर उठ खड़ा हुआ। तुम्हारी कॉफ़ी ख़त्म हुई कि नहीं? हाँ, हो गई, मनीषा ने कहा और बची कॉफ़ी का एक घूंट पीकर उठ गई। मधुकर ने जाने के बाद मनीषा पूरी तरह दोबारा तैयार हुई। जब जितेन से मिली थी तो चूड़ीदार पैजामा कुर्ता पहने थी। आज सोचा सिल्क की साड़ी पहन चले। वो जानती है कि जितेन को साड़ी का पहनावा अधिक भाता है। बहुत सोच विचार कर उसने बंगलुरु सिल्क की 19वीं रंग की साड़ी निकाली। साड़ी बेंगलुरु से ही खरीदी गई थी। हो सकता है जितेन को याद भी हो। अपने ख्याल पर वो स्वयं ही हंस पड़ी। जितेन कभी किसी साड़ी को आग भर देखता भी है? खैर, सवाल साड़ी का है भी नहीं। आखिर उसने उसे तो देखा है, पहचाना है और इतने आग्रह के साथ दोबारा मिलने को बुलाया है। यही क्या कम है? बस सवर कर तैयार होने में 11:30 बज गए। वो पाक बाना पहुँचने में भी 1 घंटा बाकी था और रास्ता आधे घंटे से अधिक का था नहीं। पर कमरे में बैठकर एक एक मिनट गिनने से कहीं बेहतर था इंतजार के इस वक्त को रास्ते में काट देना। लिहाजा कमरा और फाटक पार कर वो सड़क पर निकल आई। बाहर आकर देखा अच्छी धूप निकली हुई है। चिलचिलाती धूप की गर्मी नैनीताल की दोपहरी में भली ही ना हो, रोशनी तो होती ही है। सूर्य के प्रखर प्रकाश से टकराकर मनीषा सहसा रुमानियत की धूमिल गुफा से खींचकर बाहर आ गई। उसने देखा उसकी साड़ी का रंग वक्त के ख्याल से बहुत चटकीला है और मेकअप बहुत सो। सहसा उसे लगा कि महज जितेन के साथ खाना खाने के लिए न तो इतना सजने संवरने की जरूरत थी और न इतनी जल्दी घर से निकलने की। ये सब सोचते सोचते बहुत कुछ दूर जरूर चली गई, पर हर पल उसका यह एहसास उग्र होता गया कि वह जरूरत से ज़्यादा लिपी पुती गुड़िया के समान बद्दी लग रही है। आखिर उसने अपना चेहरा परखने के लिए पर्स में हाथ डालकर छोटा शीशा निकालना चाहा तो हॉस्टल के उस कमरे की ताली से जा टकराया। उफ, जल्दी में ताली तो रिसेप्शन पे देना ही भूल गई। ऐसी भी क्या जल्दी? यह बचपना नहीं तो और क्या है? उसे अपने पर बेहद गुस्सा आया और वह टूरिस्ट हॉस्टल की तरफ वापस पलट गई। कमरे में लौटकर उसने चेहरे का मेकअप धो डाला, फिर सिर्फ हल्की सी क्रीम और लिपस्टिक लगाकर बाहर निकली। सहूलियत से दरवाज़ा बंद किया, सहूलियत के साथ नीचे जाकर ताली रिसेप्शन पर दी और उतनी ही सहूलियत के साथ चलकर सड़क पर आ गई। घड़ी पर नजर गई तो देखा 1 बज रहा है। उसके कदम आप से आप तेज हो गए। कहीं ऐसा ना हो कि जितेन को पाक बाना पहुंचे और उसे वहां ना देखकर यह समझ बैठे कि वह नहीं आ सकी और लौट जाए। चलते चलते उसने अपने को समझा लिया कि वह तेज इसलिए नहीं चल रही है कि उसे जितेन से मिलने कोई खास जल्दी है, बल्कि इसलिए कि समय पर न पहुंचना अशिष्टता की निशानी है। 15 मिनट के भीतर वो पाक बाना पहुंच गई। अंदर घुसते ही जितेन दिखाई नहीं दिया। स्वाभाविक ही था, क्योंकि भीतर वह कृत्रिम अंधकार फैला हुआ था जो आम रेस्टोरेंट की खास निशानी है। पर शीघ्र ही वह इस अंधेरे की अभ्यस्त हो गई। इधर उधर नजर डाली, जितेन फिर भी नहीं दिखा। वो कोने में पड़ी खाली मेज पर जाकर बैठी और अपने को झड़कने लगी। क्या जरूरत थी इस तरह भरी दोपहरी में पसीना पसीना होते भागते आने की? वहाँ जितेन उसके आने न आने के बारे में
भूल कर कॉन्फ्रेंस में मग्न बैठा होगा। कौन जाने कॉन्फ्रेंस कब खत्म होगी। बीच में उठकर तो वो आने से रहा, और क्या पता कॉन्फ्रेंस खत्म भी हो चुकी हो और वो उसके बारे में भूल भाल कर अपने होटल या कहीं और चला गया हो। दिमाग खराब है उसका भी, पता नहीं हर बात को इतनी गंभीरता से क्यों ले बैठती है, चाहे किसी से मिलना हो या वक्त की पाबंदी। खैर वह भी बैठी बैठी उसकी राह नहीं जो रही। एक कप कॉफ़ी पिएगी और घर वापस चली जाएगी। तो मधुकर से कहा भी था कि वही करेगी, कहानी लिखेगी बस। तभी जितेन भीतर घुसा। एक ही नज़र में उसने उसका भूरा सूट, सफ़ेद कमीज और भूरी नीली टाई तो देखी, साथ ही अंधेरे में इधर उधर खोजती उसकी आंखें भी देखीं। उस विकल दृष्टि की दिपदिपाती लौ से वह बासी कमरा यूं जगमगा उठा जैसे वहां सहसा एक साथ सैकड़ों नियॉन ट्यूबलाइटें जल हों। वह निर्वाक निस्पंद बैठी रही, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई हरकत नहीं की। वह जितनी देर हो सके उसकी आकुल भटकती दृष्टि को देखते रहना चाहती। उसे लग रहा था वर्षों से उसे किसी ने खोजा नहीं। खोज कर न पाने पर किसी की आंखों में बादल नहीं ओढ़े, खोज लेने पर किसी की आंखों में बिजली नहीं कौनी। जितेन ने कुछ देर भीड़ में भटक कर आखिर उसे देख लिया, और तब उसकी आंखें यूं चमक उठीं जैसे रेगिस्तान में जल पाने पर खोए पथिक की। उसने सोचा और फिर वाह क्या घिसी पिटी उपमा है कहकर अपने को झिड़क दिया, पर सख्ती से नहीं। वह जितेन की निगाह अपने चेहरे पर पाकर मुस्कुराहट में व्यस्त थी। उसके चेहरे पर न मुस्कुराहट आई न अधैर्य की रेखा, बस आंखों में चमक बनी रही, और उसके मुख पर उन्हें जमाए वह सधे नपे तुले कदमों से चलकर उसकी मेज पे जा पहुंचा। माफ करना, उसने कहा, देर हो गई। तुम्हें इंतजार तो नहीं करना पड़ा? नहीं नहीं, उसने उत्तर दिया, मैं तो अभी भी आई हूँ। देर से बेरा पास मंडरा रहा था। जितेन के पास की कुर्सी पर बैठते ही उसने मीनू कार्ड आगे बढ़ा दिया। मनीषा कार्ड देखने लगी। कार्ड थाम जितेन ने भी ले लिया। वह शायद उसके बजाय मनीषा को देख रहा था, क्योंकि सहसा उसने कहा, उन्नमी रंग तो तुम पर बहुत फपता है, सुंदर लग रही है। धन्यवाद, उसने चौंक कर कहा। बस इस साड़ी में तो हमेशा से ही लगती आई हो, उसने फिर कहा। तो उसे याद है, साड़ी तक याद है। वह इतनी चंचल हो उठी कि धन्यवाद जैसे औपचारिक शब्द का सहारा ले सकी, और न मीनू गार्ड का। मोहग्रस्त थी वह तब तक जितेन की आंखों में देखती रही, जब तक उसने स्वयं ही उन्हें हटाकर मीनू कार्ड पर न झुका लिया। क्या लोगी? उसने पूछा। कुछ भी, उसने कहा। जितेन ने इशारे से बैरे को बुलाया और बुदबुदा कर दो चार चीज़ों के नाम गिरा दिए। बैरा ऑर्डर लेकर चला गया। सामान लेकर उसके लौटने तक दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। आज कुछ न कह पाना मनीषा को उलझन में नहीं डाल रहा था। बैरा खाने का सामान ले आया तो वह वैसे ही चुपचाप अपनी और जितेन की प्लेटों में परोसने लगी।